मैं शर्म से पिघलते ही जा रही हूँ। उसका इस नाटक को देखकर रियो अचानक से कहता है कि मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, ट्यूटोरियल के लिए थैंक्स। और बिना नायला का रिएक्शन देखे वो अपना वीआर हेलमेट उतार लेता है। नायला उसे जाते हुए देखती है। उसकी फ्रेंड लिस्ट में रियो का नाम अब ग्रे हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो ऑफलाइन जा चुका है। अब हमेशा चहकने वाली नायला की आंखों में एक उदासी आ जाती है और वो भी अपना हेलमेट उतारकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ में हम रियो को देखते हैं, जो कि गेम से बाहर आते ही सबसे पहले अपना फ़ोन निकालता है और इंटरनेट पर सर्च करता है कि क्या वीआर हेलमेट मिलिट्री स्कूल का प्रैक्टिस बैटल का रिकॉर्ड रखता है, क्या कोई और मेरे पॉइंट्स को देख तो नहीं सकता है ना। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद में रियो चैन की सांसें लेता है। उसे अब पता चल जाता है कि जब तक वो खुद ही अपना रिकॉर्ड पब्लिक ना करे तब तक कोई भी उसे देख नहीं सकता है। अब ये जानने के बाद में रियो चैन की सांसें लेता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब वो आज ही अपना सारा पॉइंट्स को जमा कर सकता था। उसे क्लास से छुट्टी पाने के लिए बस 19 पॉइंट और चाहिए थे। तभी रियो को नायला के लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मेरी लाइफ में पहले से लिया ना होती तो पक्का मेरा दिल इस लड़की के लिए पागल हो ही जाता। ये अब तक की मेरी लाइफ में मिले सबसे अच्छे लोगों में से एक है। ये सच में काफ़ी अच्छी दोस्त बन सकती है। ये सब सोचकर वो वापस अपना हेलमेट को पहन लेता है और गेम में एंटर कर जाता है। वो अपने फ्रेंड लिस्ट को चेक करता है, जहाँ पर नायला ऑफलाइन शो कर रही थी। अब इसी के साथ में रियो फ्लोटिंग मेन्यू से रैंडम येलो बीस्ट वाला इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और फिर से एक जाइंट रैट उसके सामने आ जाता है। लेकिन इस बार रियो अपने हाथों का यूज नहीं करता है, बल्कि वो अपना किंग सिल्वर ब्लूम सोर्ड को समन करता है, जिसके हैंडल पर वही फूल खिले हुए डिजाइन बना था। जैसे ही वो चूहा रियो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, रियो अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और उसका काम तमाम कर देता है। वो बिना किसी मेहनत के वो बीस्ट दो टुकड़ों में ऐसे कट जाता है जैसे कि गर्म चाकू से मक्खन कटता हो। अब इसी के साथ में अगले 10 मिनट तक रियो ऐसे ही 14 और चूहों को मौत के घाट उतार देता है। अब इसी के साथ में टोटल 17 पॉइंट होने के बाद अचानक वहाँ का माहौल एकदम बदल सा जाता है। इस बार जो चूहा वाला बीस्ट आता है वो नॉर्मल नहीं था, बल्कि अब ये 4 मीटर लंबा 2 पूंछ वाला एक खूंखार जाइंट रैट था। 2 मिनट तक रियो को घूरने के बाद में वो बिस्ट एक भयानक दहाड़ मारते हुए रियो की तरफ दौड़ पड़ता है। रियो जल्दी से अपनी आंखों और पैरों में माना का यूज करता है। वो देखना चाहता था कि बिना माना कि उसकी तलवार कितना डैमेज दे सकती है। जैसे ही वो बिस्ट उसके पास आता है, रियो अपनी तलवार से उस पर वॉर कर देता है। तलवार उस बिस्ट के चमड़ी में घुस तो जाती है, पर उसे आर पार नहीं काट पाती है। इस बिस्ट का डिफेंस बहुत ही तगड़ा था। रियो समझ जाता है कि ये बिस्ट काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अपना टाइम में वेस्ट नहीं करता है। वो जल्दी से अपना सिल्वर ब्लूम तलवार में भी माना का एनहांसमेंट डाल देता है। तलवार की पावर और ऑरा तुरंत डबल हो जाती है। उससे 4 मीटर बड़े बिस्ट को भी अपनी मौत साफ नजर आने लगता है और वो डर के मारे कांप जाता है। पर वहीं पर रियो उसे भागने का मौका नहीं देता है। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और एक रॉकेट की तरह हवा में उछलकर अपनी माना से भरी तलवार सीधा बीस्ट के शरीर के बीच से निकाल देता है। और इसी के साथ में बीस्ट का आधा शरीर कटकर जमीन पर गिर जाता है और वहां पर खून के फव्वारे छूट जाते हैं। तभी रियो का दिमाग में एआई वॉच की आवाज़ गूंजती है कि तुमने एक येलो स्टेज का किंग लेवल का जाइंट रैट को मारा है, इसलिए तुमको 10 पॉइंट मिलता है। अब इसी के साथ में रियो के पास में महीने भर की क्लास बंक करने के लिए टोटल 27 पॉइंट हो गए होते हैं। अपना टोटल 27 पॉइंट को देखकर वो कहता है, फाइनली अब मेरे पास 27 येलो बैटल स्टेट पॉइंट आ गए हैं, जो इस महीने के लिए काफ़ी है। कल की क्लास अटेंड करने के बाद मैं आराम से वापस लिया के पास असुरा की दुनिया में जा सकता हूँ। लेकिन जब रियो उस मरे हुए बीस्ट की कटी फटी बॉडी को देखता है तो उसको उल्टी आने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, यार ये तो सिर्फ एक गेम है, लेकिन जब असलियत में ऐसा खूंखार मंजर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे कैसे हैंडल कर पाऊंगा। खैर जो भी हो, रियो गेम में से लॉग आउट कर लेता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि दोपहर के 3 बज रहे थे और रियो सोच रहा होता है कि लिया शायद इस वक्त सो रही होगी, तो क्यों ना टाइम पास करने के लिए कल्टीवेशन किया जाए। इसीलिए वो अपना बेड पर बैठ जाता है और अपने ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने लगता है। धीरे धीरे उसे अपने अंदर वर्ल्ड एनर्जी महसूस होने लगती है। हालांकि मिलिट्री स्कूल के इस कमरे में एनर्जी की मात्रा एम्प्रेस विला के मुकाबले सिर्फ 1/3 ही थी। वहीं पर कल्टीवेशन करते करते रियो इतना खो जाता है कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं होता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो बाहर सुबह के 8 बज चुके थे।
मतलब वो पूरी रात भर मेडिटेशन में ही लगा दिया था। इसलिए रियो जल्दी से हड़बड़ाकर फ़ोन चेक करता है और वो देखता है कि वहाँ पर नायला का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरा 8 अनरीड मैसेजेस पड़े थे। पहला मैसेज था, हे रियो क्या कर रहे हो। दूसरा था, डिनर पर चले, तुमने कहा था ना अगली बार तुम पैसे दे दोगे। तीसरा था, मुझे इग्नोर मत करो। और आखिरी सुबह का मैसेज था, हे स्लीपिंग ब्यूटी, गुड मॉर्निंग, उम्मीद है कि अच्छी नींद आई होगी। मैसेज की ये बाढ़ देखकर रियो अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, यार कभी कभी लगता है कि इस फ़ोन का इन्वेंशन एक बहुत ही बड़ी गलती थी। इस पागल लड़की को बिना रूड हुए मैं कैसे हैंडल करूं। वो सिर्फ एक छोटा सा रिप्लाई भेजता है, गुड मॉर्निंग, मैं क्लास जा रहा हूं। रियो फटाफट रेडी होकर अपनी पहली बैटल ट्रेनिंग क्लास के लिए निकल जाता है। बाहर आसमान में काले बादल छाए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि आज बारिश होने वाली हो। क्लास में पहुंचकर रियो अपनी फेवरेट सबसे पीछे वाली सीट पकड़ लेता है। कुछ ही देर में उनकी हॉट क्लास टीचर मिलेना वेस्ट वहां पर आ जाती है। वो आकर सबको समझाती है कि इस VR गेम किंगडम ऑफ बीस्ट का असली मकसद है स्टूडेंट को असुरा की दुनिया में जाने से पहले कॉम्बैट एक्सपीरियंस करवा देना, ताकि वहां उनकी मौत का खतरा कम से कम हो सके। अब इसी के साथ में टीचर के कहने पर रियो और बाकी के स्टूडेंट अपने अपने VR पोर्ट्स में लेटकर हेलमेट पहन लेते हैं। लॉगिन करते ही टीचर सबको एक प्राइवेट रूम ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसका नाम सेक्शन 1A गोल्डन सील था। जैसे ही रियो उस रूम में एंटर करता है, उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार वो किसी वाइट कलर का बंद कमरे में नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और आलीशान कोलोसियम में पहुंचा होता है। बीच में एक बहुत ही बड़ा सा घास का मैदान था, जो इतना बड़ा था कि वहां पर आराम से फुटबॉल मैच खेला जा सकता है, जहां पर सारे स्टूडेंट्स और टीचर मिलेना खड़े थे। टीचर मिलेना मुस्कुराते हुए कहती है, ये हमारा वर्चुअल बैटल अरीना है, यहाँ पर तुम बिस्ट से लड़कर असली जंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेक्चर देने से बेहतर है कि मैं तुम लोगों को इसका लाइव डेमो दिखा दूं। तो बताओ, तुम में से कौन सबसे पहले अरीना में उतर कर डेमो देना चाहेगा। टीचर की बात सुनते ही एक लड़की हवा में अपना हाथ उठाती है और काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ कहती है, मैं जाऊंगी। उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। उसके भूरे बाल एक पोनी टेल में बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी स्माइल थी। उसकी भूरी आंखें बाकी क्लास में पोनी टेल में बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी स्माइल थी। उसकी भूरी आंखें बाकी क्लासमेट को ऐसे देख रही थी। टीचर मिलेना उसे अरीना के बीच में भेजती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नायला की स्टेप सिस्टर तालिया मैलोन होती है। तालिया को देखते ही सारे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है, सुना है कि ये पर्पल स्टेज पर पहुंच गई है और अपनी बहन नायला से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो कोई आशिक आहे भरते हुए कहता है, टैलेंटेड होगी पर मेरे दिल की रानी और पूरे देश का क्रश तो सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्पल फेरी नायला ही रहेगी। रियो ये सब बातें सुन रहा था और वो तालिया को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, ये दोनों बहनें तो एक दूसरे से कितना ज़्यादा अलग दिखती है। तभी टीचर एक येलो स्टेज के बीस्ट को वहां पर बुलाती है और तालिया बिना किसी डर के एक डीमन की तरह उस चूहे की तरफ भागती है। हवा में लहराती उसकी ड्रेस और चेहरे का घमंड देखने लायक था। उसके हाथ में बिल्कुल नायला का जैसा ही एक स्पीयर आ जाता है और वो अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से उस बीस्ट को एक ही झटके में मार देती है। क्योंकि बीस्ट येलो स्टेज पर था और तालिया पर्पल स्टेज पर थी, तो ये तो होना काफ़ी ज़्यादा आम सी बात थी। वहीं पर पूरी क्लास तालिया के लिए चेयर करने लगती है, पर हमारा रियो वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। उसने नोटिस किया कि तालिया ने नायला की तरह कोई भी जादुई आग का यूज नहीं की थी। रियो समझ जाता है कि दुनिया भले ही तालिया को ज़्यादा टैलेंटेड मानती हो, पर असल में नायला का अटैक तालिया से कहीं ज़्यादा पावरफुल और ग्रेसफुल था। रियो डाउटफुल नज़रों से तालिया को देखते हुए सोचता है, क्या नायला सिर्फ दिखावा करती है क्या, या फिर इन दोनों बहनों के बीच में कुछ ऐसा राज है जो दुनिया नहीं जानती है। इसके बाद में बाकी के स्टूडेंट भी अरीना में जाते हैं, लेकिन ये उनका पहला चांस था, इसलिए बीस्ट से लड़ते हुए सबकी बुरी तरह से कुटाई हो जाती है। दर्द सहते हुए वो मरते हैं और VR सिस्टम उन्हें वापस अपने जल्दी से सेफ जोन में भेज देता है। तभी ब्रायन नाम का एक हट्टा कट्टा लड़का रियो के पास आता है। वो अकड़ते हुए कहता है, क्या तो मुझसे डुएल करेगा रे। रियो एकदम बोरियत भरे अंदाज में कहता है, आज नहीं। अब ये सुनकर ब्रायन का ईगो हट हो जाता है। वो रियो का मजाक उड़ाते हुए हंसता है कि मुझे लगा था कि तेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत होगी, पर हेवन ग्लो फैमिली का ये गार्बेज बेटा सिर्फ अपनी माँ के पल्लू में छुपना ही जानता है।
अब ये सुनते ही बाकी के स्टूडेंट भी रियो पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अरे ये तो डरपोक निकला, वीआर में भी लड़ने से डर रहा है, ओ ये तो मम्मज बॉयज है। वहीं पर रियो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने बचपन से इससे भी बुरी ताने वो सुन चुका था। लेकिन तभी टीचर मिलेना वहाँ पर आ जाती है और वो थोड़ी सी गुस्से में उनसे कहती है चुप हो जाओ। टीचर के खौफ से सबकी बोलती बंद हो जाती है। मिलेना कड़क आवाज़ में कहती है वो अभी अपने स्पेशल सिचुएशन की वजह से लड़ नहीं सकता है, जब तुम्हें पूरी बात पता ना हो तो बकवास नहीं करना चाहिए। दरअसल टीचर को हेडमास्टर ने रियो का वो बर्फीला पहाड़ वाला झूठी कहानी बताकर उसका खास ध्यान रखने के लिए कहा था, इसलिए वो यहाँ पर इसका थोड़ा सा खास ध्यान रख रही थी। वहीं पर रियो चुपके से चैट ऑप्शन से टीचर को विस्पर करके थैंक्स बोलता है। अब इसी के साथ में कुछ घंटे के बाद में क्लास खत्म हो जाती है। रियो बाहर निकलता है और वो अपने हॉस्टल यानी कि ग्रैंड ड्यू गार्डन की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो ज़्यादा दूर गया ही नहीं था कि तभी अचानक उसके सामने नायला आ जाती है। वो हरी स्कर्ट और वाइट टॉप में सजी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो आकर उसके कानों में कहती है कि पकड़ लिया तुमको मैंने रियो। रियो वैसे तो जल्दी में था और वो वापस असुरा की दुनिया में जाना चाहता था, पर उसने नायला के काफ़ी सारे मैसेजेस को इग्नोर करके थोड़ा सा उसको गिल्ट भी हो रहा था। रियो हल्का सा चिढ़ते हुए पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए नायला। नायला अपनी उसी प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, पर मुझे पता है कि तुम वो मुझे इतनी आसानी से दोगे तो नहीं, तो फिलहाल लंच से ही काम चला लेते हैं। नायला को पता था कि वो रियो को सिर्फ और सिर्फ टीच कर रही थी, पर वो बस रियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहती थी। पर इससे पहले कि रियो कुछ जवाब दे पाता, वहाँ पर अचानक से तालिया आ जाती है और वो रियो से कहती है मेरी बात मानो तो तुम्हें इस लड़की से बच के रहना चाहिए। वो रियो के पास आकर ऐसे बर्ताव करने लगती है जैसे कि वो रियो को किसी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से बचने के लिए बोल रही हो। वहीं पर टालिया की बातें सुनकर नायला के चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है और फिर टालिया सारी हदें पार करते हुए एकदम चुभने वाली आवाज़ में कहती है क्या तुम्हें पता है इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसके अपने फादर तक इसे अपनी बेटी नहीं मानते हैं। तुम ऐसी लड़की से दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे ना, जिसकी माँ एक कमीनी थी, जिसकी माँ एक बिच थी। अपनी मरी हुई माँ के लिए ऐसी गंदी बातें सुनकर नायला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाती है और अपने वाइट स्लीव से आंसू पोंछते हुए वहां से रोते हुए भाग जाती है। उस चुलबुली और हमेशा हंसने वाली लड़की को ऐसे रोते जाते देख रियो के दिल में एक अजीब सा एकदम थोड़ा सा दर्द हो उठता है। उसे याद आता है कि सुबह नायला ने उसे कितने प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया था और वो खुद कितना ज़्यादा रुकी हुई आवाज़ में उसका रिप्लाई किया था। रियो के अंदर का गुस्सा अब साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी एकदम गुस्से भरी आंखों से टालिया को घूरने लगता है और फिर पूरा का पूरा भीड़ के सामने रियो तेज आवाज में टालिया की धज्जियां उड़ाना शुरू करता है कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आ गई हो? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसाने की कोई बीमारी है क्या? तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है क्या? कोई अपनी ही बहन के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकता है? मुझे नहीं पता था कि माइलन फैमिली का सबसे छोटी बेटी का दिल इतना ज़्यादा काला और घटिया होगा। वहीं पर रियो की आवाज़ सुनकर आसपास के सारे स्टूडेंट उन्हें देखने लगते हैं, जिससे टालिया तो एकदम सुन्न रह जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी। उसे हमेशा अपनी फैमिली, पैसे और खूबसूरती पर घमंड था और लड़के तो हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। दरअसल टालिया असल में यहाँ पर रियो को सेड्यूस करना चाहती थी, क्योंकि वो हेवन ग्लो फैमिली का इकलौता बेटा है। पर रियो के इस रोस्ट से उसका सारा ईगो चकनाचूर हो जाता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल होते हुए अपना दांत पीसते हुए टालिया कहती है तुम सच में एक गार्बेज हो कमीने कहीं के। तुम एक येलो स्टेज के बीच से लड़ तो सकते नहीं हो और मुझसे ऐसी तुम बातें कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो अपना औकात मुझे बैटल अरीना में दिखाओ। टालिया पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि रियो ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मगर वहीं पर रियो एकदम बोरियत से कहता है मेरे पास तुम जैसे दूसरों की बेइज्जती करने वाली लड़की के लिए बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। अब ये सुनकर टालिया के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आने वाली थी कि रियो तो डर गया, लेकिन तभी रियो एक खतरनाक और कातिलाना स्माइल, एकदम इविल स्माइल के साथ कहता है लेकिन मैं तुमसे अरीना में लड़ने को तैयार हूँ, बस ये बता दो कि जीतने वाले को प्राइज में क्या मिलेगा। अब ये सुनकर वहाँ खड़े सारे के सारे स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके साथ में टालिया भी एकदम सुन्न रह जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये टैलेंटलेस लड़का उसे चैलेंज कर रहा है। आपको बता दो कि टालिया को अपना AI वॉच मिले 5 महीने हो चुके थे और वो अपने माइलोन फैमिली का सपोर्ट की वजह से वो बहुत जल्दी ही पर्पल स्टेज पर पहुंच गई थी, जबकि रियो को अपना वॉच मिले अभी तक सिर्फ 1 ही महीना हुआ है।
वहीं पर टालिया को अपनी पावर पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, इसीलिए वो तुरंत एक ईविल स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है, हारने वाले को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। रियो ये सुनकर एक ईविल स्माइल के साथ पलटवार करते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं जीतता हूँ तो तुम घुटने पर बैठकर नायला से माफ़ी मांगोगी। अब ये सुनकर टालिया और उसके चमचे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तुम मुझसे जीतोगे, तुम्हारा मजाक सच में काफ़ी अच्छा है रियो। मगर वहीं पर रियो अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लाते हुए उसे प्रवोक करते हुए कहता है, क्या क्या हुआ, डर तो नहीं गई ना। अब ये सुनकर टालिया का तो एकदम खून ही खौल उठता है। वो रियो को जान से मारना चाहती थी, पर हेवन ग्लो फैमिली का डर से वो अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लेती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम जीतते हो तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। अब ये सुनकर रियो अपना पुराना जाल बिछाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने बात से मुकर गई तो। टालिया एकदम गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, अगर मैं मुकरी तो मैं माइलोन खानदान की बेटी नहीं। अब ये सब सुनकर रियो बिना पीछे मुड़े हवा में अपना हाथ हिलाते हुए एकदम स्वैग से वहां से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, मंडे को मिलते हैं, थ्योरी क्लास के बाद अरीना में तैयार रहना। वहीं पर रियो के जाते ही पूरे भीड़ में हंगामा मच जाता है। एकदम अलग ही लेवल का गॉसिप शुरू हो जाता है। कुछ लड़के रियो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये तो एकदम बेवकूफ़ है, जो खुद ही येलो स्टेज के बीच से लड़ नहीं सकता है, वो पर्पल स्टेज के टालियों को कैसे हराएगा। पर वहाँ खड़ी लड़कियाँ तो रियो के एकदम दीवानी हो चुकी थी। वो लोग आहे भरते हुए कहती है, यार वो कितना कूल है, उसने सबके सामने नायला के लिए स्टैंड लिया। और तो और स्कूल में ये भी अफवाह आगे की तरह फैल जाती है कि रियो और नायला दोनों चाइल्डहुड लवर्स थे और माइलोन फैमिली जानबूझकर उन दोनों के दोनों लव वर्ड को अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं पर इन सभी अफवाहों से अनजान हमारा रियो नायला के अपार्टमेंट का बाहर खड़ा था। वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर डोरबेल बजाता है। कुछ देर के बाद दरवाज़ा धीरे से खुलता है। सामने नायला खड़ी थी। उसके बाल गीले थे और आंखें रो रो कर एकदम लाल हो चुकी थी। नायला बिना किसी इमोशन के एकदम रूखी आवाज़ में पूछती है, क्या चाहिए। रियो एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगा तुम उदास होगी, इसलिए बस चेक करने आया था, क्या हम साथ में लंच करें। पर नायला के दिल में टालिया की वो जहरीली बातें अभी भी चुभ रही थी। वो एकदम कोल्ड आवाज़ में कहती है, पूछने के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें मुझ जैसी लड़की से दूर रहना चाहिए रियो, जिसकी माँ एक बिच थी और जो अपनी माँ की मौत के कारण है। इतना कहकर नायला झटके से रियो के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद में वो भागकर अपने बेडरूम में जाती है। वो अपने घुटनों को अपने सीने से लगाकर बेड पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पर रियो तो अनाथ था, लेकिन नायला के पास तो फैमिली होने के बावजूद भी वो अनाथ से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। उसकी स्टेप मदर और बहन उसे रोज ताने मारती थी और उसका फादर भी उसका कोई परवाह नहीं करते थे। नायला अपने टेडी बियर को कसकर गले लगा लेती है और एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए कहती है, मैं आपकी जगह क्यों नहीं मर गई मॉम, मैं और कितना सहूँगी, काश मैं कभी पैदा ही नहीं हुई होती। नायला खुद से काफ़ी ज़्यादा नफरत कर रही थी। वो डिप्रेशन में कभी कभी तो सुसाइड करने के बारे में भी सोच ली थी। पर बेचारी नायला को ये नहीं पता था कि उसके वहाँ से भाग जाने के बाद में रियो ने उसके लिए पूरी क्लास के सामने क्या बवाल काटा है। वहीं पर हम बाहर में देखते हैं कि दरवाज़ा बंद होने के बाद रियो काफ़ी ज़्यादा उदास था। वो भारी कदमों से वापस अपने कमरे में जाता है। रियो अपना फ़ोन निकालता है और स्कूल के डेटाबेस को चेक करने लगता है। दरअसल रियो की सेकंड मदर ने उसे जो फ़ोन दिया था वो कोई नॉर्मल फ़ोन नहीं था। उसमें कुछ VIP प्रिविलेज भी थे जिनके बारे में रियो को भी नहीं पता था। वो बाकी स्टूडेंट की डिटेल स्क्रॉल करता है और हैरान रह जाता है ये जानकर कि वो तो सबके शेल्टर का नाम भी देख सकता था। रियो जल्दी से अपने क्लास के बच्चों के शेल्टर को चेक करता है तो और पता चलता है कि टालिया का शेल्टर था पर्पल डॉन, ब्रायन का शेल्टर था येलो स्कल पोस्ट और तभी उसकी नज़र एक नाम पर रुकती है, सोफिया विल्सन, पर्पल टावर ऑफ द आउटकास्ट। ये भी सिल्वर शॉर्ट फैमिली में से एक फैमिली की मेंबर थे। वो सब देखने के बाद में रियो के चेहरे पर एक काफ़ी अच्छा मुस्कान खुशी आ जाती है और वो कहता है, फाइनली अब मैं वापस जा सकता हूँ, पर इस बार मुझे किसी न किसी शेल्टर में रजिस्टर करना ही होगा, वरना सेकंड मदर मुझे उस बर्फीले पहाड़ वाले झूठ की वजह से दोबारा असुरा की दुनिया में कभी जाने ही नहीं देंगी। रियो अपने रूम के प्राइवेट पोर्टल कैप्सूल में जाता है। वो चाहता तो सीधा अपने एस्ट्रल राया का खर्चा कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा तो नॉर्मल शैम्पूज और बाकी सबका खर्चा होता है। मेरा 3 महीने के प्राइवेट पोर्टल कैप्सूल में जाता है। वो चाहता तो सीधा अपने एस्ट्रल रिकॉल वाले स्किल का यूज कर सकता था, पर इसमें एक दिक्कत हो जाती है।
अगर वो ऐसा करता तो अगली बार वापस आते वक्त वो अपने रूम में नहीं आता बल्कि स्कूल के मेन गेट वाले पोर्टल में पहुंच जाता। इसलिए रियो समझदारी दिखाते हुए अपने रूम के पोर्टल से ही टेलीपोर्ट करता है ताकि उसका पॉइंट ऑफ रिटर्न अपना उसका रूम ही सेट हो जाए। अब अगले ही पल वो असुरा की दुनिया में एक बड़े से हॉल में पोर्टल खुलता है और रियो बाहर आता है। वहाँ खड़े ब्लू आर्मर वाले गार्ड्स उसे नहीं रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इस इंसान पर खुद एम्परर की काफ़ी बड़ी मेहरबानी है। बाहर में रात का वक्त था, चांद और सितारे की रोशनी में गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो रेनबो ट्री के आसपास परियां उड़ रही थी। और वो वहाँ पर आते हुए कहता है, फाइनली मैं वापस आ ही गया, यहाँ आकर कितना ज़्यादा सुकून मिलता है यार। रियो खुशी खुशी एम्प्रेस विला की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो अंदर जाने ही वाला था गेट पर खड़ी 2 फीमेल गार्ड्स अपना भाला रियो के सामने अड़ा देती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। रियो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, पर मैं तो यहीं पर रहता हूँ। एक गार्ड कहती है कि हर हाइनेस अभी आराम कर रही है, तुम्हें सुबह तक इंतजार करना होगा, तब हम उनसे पूछकर तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त दे देंगे। रियो को अब इन बेवकूफ़ गार्ड्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन्होंने रियो को लिया के साथ कई बार अंदर जाते हुए देखा था लेकिन फिर भी रोक रही है। पर फिर रियो सोचता है कि इनकी भी कोई गलती नहीं है, इन्हें मेरा असली आइडेंटिटी नहीं पता है। इसलिए रियो वहाँ पर बहस करने के बजाय चुपचाप पीछे मुड़ता है और एक पेड़ के पीछे अंधेरे में छुप जाता है। वो लिया की नींद खराब नहीं करना चाहता था, वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। रियो अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन अपना एस्ट्रल रिकॉल वाला स्किल का यूज करता है और एक तेज सफ़ेद रोशनी के साथ में रियो वहाँ से गायब हो जाता है। उधर लिया के बेडरूम में काउच के पास अचानक एक तेज सफ़ेद रोशनी चमकती है, जो देखकर लिया झटके से अपने बेड से उठ खड़ी होती है कि कौन आ गया। जैसे ही रोशनी गायब होती है वहाँ पर रियो खड़ा होता है। अब उसको देखकर तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रियो वहाँ पर आते ही काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो लिया की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, हे वाइफी मैं वापस आ गया। जैसे ही रियो और लिया की नज़रें मिलती है दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम देखने लायक थे। रियो के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, पर लिया की आंखों में पहले तो उदासी थी, फिर हैरानी और आखिरी में एक गजब की खुशी झलकने लगती है। लिया बिना एक भी सेकंड गंवाए भागते हुए रियो के पास जाती है और उसको कस के गले लगा लेती है। रियो थोड़ा सा उसको छेड़ते हुए हंसकर कहता है, लगता है यहाँ पर कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। अब ये सुनते ही लिया थोड़ी सी एम्बैरस होकर अपने पैर से उसको पैर में मारने लगती है, पर वो उसको गले लगाना छोड़ती नहीं है, उसको वैसे गले लगाती रहती है। वहीं पर ऐसे गले लगने से रियो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की के बाहों में होना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वहीं पर लिया उसे इतनी जोर से पकड़ी थी मानो कि वो उसे अब कभी वापस जाने ही नहीं देगी। उसकी फूलों जैसे महक और सॉफ्ट स्किन रियो को दिल को सुकून दे रही थी और रियो मन ही मन सोचता है, जब मैं इसके साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने घर में हूँ। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में लिया रियो से अलग होती है और एक बहुत ही उदास और धीमी आवाज़ में पूछती है, तुम यहाँ पर कितनी देर रुकने वाले हो? अब यहाँ पर रियो थोड़ा सा मस्ती करते हुए कहता है, शायद मैं सिर्फ 1 ही घंटा रुक पाऊँगा। अब ये सुनते ही लिया जल्दी से अपना मुंह फेर लेती है और वापस जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। जो देखकर रियो उसके पास जाकर कहने लगता है, क्या हो गया, कुछ तुम बोल क्यों नहीं रही हो? पर लिया तो वहीं पर उसे एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगती है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह काफ़ी ज़्यादा एकदम निराश हो गई होती है। दूसरी तरफ में रियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ज़्यादा दिन तक रुका तो उसके सेकंड मदर को शक हो जाएगा। पर जब लिया नहीं मानती है तो रियो अपने घुटने टेक देता है और कहता है, ठीक है मैं हार मान गया, मैं यहाँ पर पूरे 1 सप्ताह तक रुकूंगा। बोलो अब तुम ठीक तो हो ना? पर इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए मुझे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? तभी लिया अचानक मुड़कर उसे देखती है और अपने उदास आवाज़ में कहती है, जो तुम चाहो। अब ये सुनकर रियो बेड पर बैठता है और अपनी आंखों में एक खतरनाक शरारत लिए अपनी उंगली से अपने गाल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि एक किस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रियो को लगा था कि लिया उसे पीटेगी, उसके सर पर हमेशा की तरह मुक्का मारेगी, लेकिन लिया का मूड तो कुछ और ही था। लिया थोड़ी सी उसको देखती है और अचानक वो रियो का कॉलर को पकड़कर उसे सीधा बेड पर खींच लेती है। अब ये देख कर रियो की हवा ही टाइट हो जाती है। वहीं पर लिया रियो से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थी और इससे पहले कि रियो बेचारा कुछ समझ पाता, लिया उसके ऊपर आकर बैठ जाती है।
जिससे रियो की धड़कनें तो बहुत ही तेज हो चुकी थी और वो हड़बड़ाते हुए शर्माते हुए कहने लगा होता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन वहीं पर लिया एक शिकारी की तरह रियो को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी जिसे देखकर तो रियो के फटने लगी होती है। लिया धीरे धीरे रियो के शर्ट के बटन को खोलने लगती है और उसके बेयर चेस्ट पर जैसे लिया की ठंडी उंगलियां टच हो जाती है, रियो तो एकदम कांप जाता है। वहीं पर लिया रियो की बढ़ती हुई धड़कनों को बहुत ही अच्छे से सुन सकती थी और रियो को इस तरह से नर्वस देखकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उससे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन वहीं पर रियो का तो डर के मारे उसका सांस ही अटक गया होता है। और फिर लिया अचानक नीचे झुकती है और सीधा रियो के गर्दन पर अपने दांत गड़ा देती है। लिया का ये बाइट ना ही ज़्यादा जोरदार था और ना ही एकदम हल्का था। ये रियो को एक ही टाइम पर उसको दर्द और सुकून दोनों दे रहा था। लिया उसको दांत काटते हुए इंतजार कर रही थी कि कब रियो दर्द से चिल्लाएगा, लेकिन वहीं पर रियो तो काफ़ी ज़्यादा मज़े में था। उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इस तरह से हग कर रही थी कि उसे तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वहीं पर जब लिया का ये शरारती प्लान फेल हो जाता है तो उसे थोड़ा सा गिल्टी भी फील होने लगता है। वो रियो की गर्दन से अपना दांत हटाती है और जहाँ वो उसको काटी थी वो वहाँ पर धीरे धीरे उसको लिक करने लगती है, चाटने लगती है ताकि रियो का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन यहाँ पर लिया का इस गीले और सॉफ्ट टच से रियो का दिमाग की नसें हिल जाती है। रियो का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसके हार्मोन्स तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे होते हैं। वो एकदम नसीली आवाज़ में रिया के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, लिया अगर तुम ऐसे ही करते रही तो मैं खुद पर से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम सच में इसे आगे बढ़ाना चाहती हो? अब ये सुनते ही लिया का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो तुरंत रियो से अलग होकर चुपचाप उसके बगल में जाकर लेट जाती है। दोनों बस काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होकर छत को घूर रहे थे क्योंकि अभी अभी उनके बीच जो वो स्पाइसी मोमेंट हुआ था उसके बाद दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको बोलना क्या चाहिए। इसीलिए माहौल को हल्का करने के लिए रियो लिया को टीच करते हुए पूछता है, ये अभी अभी वो क्या था? लिया एकदम मच्छर जैसे धीमी आवाज़ में कहती है, एक किस था। रियो हंसते हुए पूछता है, क्या इस तरह का किस को तुम इन्वेंट की हो? लिया मासूमियत से जवाब देती है, नहीं, मैं बचपन में काफ़ी सारा फेरी टेल वाला कहानी को पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला था कि वैम्पायर अपनी पति या पत्नी को ऐसे ही किस करते हैं। अब ये सुनकर तो रियो अपना सर पटक लेता है और कहता है, तुमने मुझे जो किस किया है तो क्या मुझे भी तुम्हें किस वापस नहीं करना चाहिए क्या? अब ये सुनकर लिया थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहती है, तुम कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि हम दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं? तुम मेरे साथ 1 महीना रहे हो, फिर भी तुम इतना बड़ा एकदम ट्यूबलाइट तुम कैसे हो? लिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि रियो रोमांस के मामले में तो बिल्कुल एकदम कोई इनिशिएटिव लेता ही नहीं है, सारा काम उसी को करना पड़ता है। रियो टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछता है कि जब मैं आया था तो तुम उदास क्यों थी? ये सुनकर लिया जल्दी से फिर से मुंह फेर लेती है और कोई जवाब नहीं देती है। उसको फिर से मुंह फेरते देखकर रियो उसको धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम फिर से ऐसा करती हो तो मैं वापस पृथ्वी पर चला जाऊंगा। अब ये सुनते ही लिया झटके से पलटती है और रियो को इतनी जोर से गले लगा लेती है जैसे कि उसने अगर रियो को छोड़ा तो वो सच में गायब हो जाएगा। इन सब से रियो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा था, क्या ये मुझे मिस कर रही थी, लेकिन क्यों? यार, इन लड़कियों का दिमाग समझना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन वहीं पर बात कुछ और ही थी। अब यहाँ से हम लोग लिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दरअसल लिया के पास में एक आई ऑफ डेस्टिनी नाम का काफ़ी पावरफुल स्किल आँख है और इन आँखों की वजह से लिया को हमेशा फ्यूचर दिखाई देता था और उसने अपने फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ डरावने सपने और बुरे अंजाम को ही देखी थी जिन्हें वो चाह कर भी बदल नहीं सकती थी। लेकिन जब से रियो उसकी लाइफ में आया था उसका वो डरावना सपना थोड़ा सा बदलने लगा था। लिया को अपने ग्रैंडफादर की वो भविष्यवाणी याद आती है जो उन्होंने बचपन में उससे कहा था कि मेरी बच्ची रोना मत, तुम्हारे ये बुरे सपने एक दिन जरूर बदलेंगे, बस इंतजार करो उस इंसान का जो किसी दुनिया से आएगा और इस पूरी दुनिया को पलट कर रख देगा। जिस दिन वो तुम्हारी दुनिया में आएगा वो अपने विल पावर से डेस्टिनी को कुचल देगा और तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। अब यहाँ पर लिया को फाइनली अपने ग्रैंडफादर की बातों पर यकीन हो गया था। वो रियो को गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है क्योंकि उसे पता था कि रियो ही वो इंसान है जो कि उसकी किस्मत बदलने वाला है। अब जबकि लिया ने रियो को पूरी तरह से अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर ली है तो क्या उनका ये रोमांस और आगे बढ़ेगा? और मंडे को स्कूल में होने वाला उन दोनों को बैटल का रिजल्ट क्या होगा, जानते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।